हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कंडीशंस, फोर्स और पोजीशन के बीच का जो रिलेशनशिप था वो, और उसके बेसिस भी कुछ न्यूमेरिकल देखे। पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने रिलेशन देखा, उसके बेसिस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने के लिए। वी कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये कि अब यहाँ पे आज की जो क्लास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बेसिकली वो सिंपल डेफिनेशंस की क्लास है। इसमें हम लोग डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस वगैरह जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा हम रिकॉल करें अगर, तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपके सामने कोई एक सरफेस है और लेट अस सपोज सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक हमने रख दिया, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा, पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके हम ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया कि ये जो है कोई लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, दिस वन इज द ब्लॉक, ठीक है। ये एक ब्लॉक मान लिया हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम ओ नाम दे दें। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने का ये मतलब है कि हमने इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने राइट साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद लेट अस सपोज कि ये हमने इधर डिस्प्लेस किया, और ये ब्लॉक जो है ये डिस्प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने किया है दाहिने, यानी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ किया है, एक्स यूनिट का हमने डिस्प्लेसमेंट किया। और हुआ क्या कि हमने एक फोर्स और पोजीशन के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने एक रिलेशन देखा था, और वो रिलेशन कुछ ऐसा था, हमने देखा था कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n, और ये k आपका पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ n आपका ऑड। अगर फोर्स और पोजीशन के बीच में इस टाइप का रिलेशन है तो हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, यानी x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को हमेशा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट किया, और यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इसी टाइप का है। ये n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में आप बोलोगे कि यार तब तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ एक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट की तरफ एक्ट होगा, तो लेफ्ट की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो गया। उस फोर्स को हमने बोल दिया Fr। डिस्प्लेसमेंट हमने किया दाहिने तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है बाएं तरफ। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जैसे जैसे हम इसको डिस्प्लेस करेंगे दाहिने ना, डिस्प्लेसमेंट जैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं था तब तक कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया टुवर्ड्स राइट, यानी x की वैल्यू जैसे ही कुछ ना कुछ मिली, वैसे रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप हो गया, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि लेफ्ट के तरफ है, ठीक है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड को घटाएगा, घटाते घटाते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो गई है, ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ अभी भी डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स तो अभी भी लग रहा होगा लेफ्ट की तरफ। ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ लेके आएगा, यानी कि ये एक लिमिट तक जा पाएगा, आगे वहीं तक जा पाएगा जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। उसके बाद ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद फिर से ब्लॉक लौट के यहाँ पे आएगा, ब्लॉक लौट के यहाँ पे आया, और फिर से हमने मान लिया कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, हमने मान लिया कि इसके अंदर अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अब ये हो गया लेफ्ट की तरफ। अब जैसे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक के अंदर लेफ्ट की तरफ हुआ, अब बोलोगे यार तब तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स अब किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, अब बोलोगे यार कि दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने लेफ्ट में किया, ये x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में किया, तो जो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा वो एक्ट होगा राइट की तरफ। ये आपका हो गया रिस्टोरिंग फोर्स Fr, और ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर से उसको कहाँ पे लेके आएगा, ये जहाँ पे था।
तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है ना, ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। एक बार दाहिने साइड जाएगा सबसे एक्सट्रीम पे जहां तक जा सकता है, उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा, फिर से लेफ्ट में जाएगा एक्सट्रीम पे जहां तक जा सकता है, और यहाँ भी जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, ये वेलोसिटी यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसी के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, या बैक एंड फोर्थ मोशन आप कह सकते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इस टाइप के मोशन को बोला जाता है ऑक्सीलेशन। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब भी आप ऑक्सीलेशन की बात करोगे ना, तो ऑक्सीलेशन तब भी होगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपको जो रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V0, यहाँ पे V0, इनको नाम दिया गया इन पोजीशंस को, और इन पोजीशंस को जो नाम दिया गया, ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये राइट एक्सट्रीम है और दिस इज ये लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है ना, और जब भी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे उस केस में जो वेलोसिटी होगी वहां पे 0 हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, आप इसको कह लो, या फिर आप इसी को कह सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इसी के अबाउट ये ऑक्सीलेट करेगा। ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है ना, ये एक सर्टेन पाथ पे हो रहा है, बार बार ये अपने पाथ को बार बार एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से एक बार ब्लॉक राइट में गया, ठीक है, राइट से फिर वो आया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से गया लेफ्ट में एक्सट्रीम पे, फिर वहां से फिर आया वो कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यानी हम बोलेंगे कि अब जाके एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ है, और इस टाइप के मोशन को ही बोला जाता है ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑक्सीलेशन में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, और वो जो टाइम होगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि चूंकि जब भी हम इस ऑक्सीलेशंस वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो हम सारे का सारा जो डील है, शुरू में हमने जब पढ़ा था तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह की बात की थी, जहां पे फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट मानेंगे। ये जो सरफेस है ना, इसको हम क्या मानेंगे, परफेक्टली स्मूथ मानेंगे, क्योंकि अगर ये स्मूथ नहीं होगा ना, तो फिर यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। वो इसकी एनर्जी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, फिर हम प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई एक्ट नहीं हो रहा है, एक ही कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई एनर्जी लॉस होगा नहीं। तो भाई जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि कोई इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं हो रही। यानी कि इस ब्लॉक की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि इस ब्लॉक की, यानी आप ये कह सकते हैं कि फॉर दिस ब्लॉक टोटल मैकेनिकल एनर्जी is always कांस्टेंट। ठीक है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहने का क्या मतलब हुआ? आप बोलोगे यार कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहने का सिंपल मतलब तो ये हुआ ना कि अब बात करो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करो। इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इन दोनों का जो सम होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, वैसे वैसे एक चीज आपको साफ साफ यहाँ से समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे टुवर्ड्स एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, वेलोसिटी अगर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम रहा होगा। समझ में आया? और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मीन पे अगर आप बात करें, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये मैक्सिमम होती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सट्रीम और मीन के बीच में अगर किसी पॉइंट पे बात की जाए तो वहां पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा
इस पूरे ऑक्सीलेशन के दौरान किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करें तो वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हमने ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में जाना। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस वगैरह हम थोड़ा देखते हैं। व्हाट अबाउट द डेफिनेशंस? तो इसकी जो डेफिनेशंस है, चलिए हम उस पर आते हैं। ओके, तो ऑक्सीलेटरी मोशन में जो डेफिनेशन यहाँ पे है, एक मिनट। ओके, तो ऑक्सीलेटरी मोशन इट इज अ रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मोशन। ये कैसा मोशन होता है? ये बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। सॉरी, ये कैसा मोशन होता है? तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। बैक एंड फोर्थ मतलब कि ये किसी पॉइंट के अबाउट आगे पीछे वाला मोशन होता है, जैसा कि हमने अभी ब्लॉक वाले केस में देखा था। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ सेंट्रल और इक्विलिब्रियम पोजीशन। वही जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे थे कि उसी के अबाउट ये बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, या फिर टू एंड फ्रो मोशन भी कहीं कहीं लिखा होता है। अगला पॉइंट है, इट इन्वॉल्व अ रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। इसमें जो होगा एक रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क इन्वॉल्व होगा। तो चूंकि यहाँ पे तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे जो भी हमने देखा, तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ब्लॉक को लाना भी तो है ना, वो कौन लेके आएगा? तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लेके आएगा। तो इसमें रिस्टोरिंग या तो फोर्स होगा या तो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, दैट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ उसको लेके आता है, रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं फिर तो हम ऑक्सीलेशंस की बात ही नहीं कर पाएंगे। आगे, अगर ऑक्सीलेशन हो रहा है या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी? ये कंडीशन आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। तो कंडीशन में पहले आप देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क का लगना बहुत जरूरी है। और पहली बात तो ये कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना? यानी आप ये कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा या फिर जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट के। यानी जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करोगे ना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। यानी वहीं से हम देखते हैं कितना दाएं या फिर कितना बाएं गया हुआ है ब्लॉक। दूसरा कि एनर्जी ऑक्सीलेट्स बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्म। अभी तो हमने इसके बारे में जाना कि भाई इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यानी कि जो भी एनर्जी है ना ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक कभी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी। एनर्जी लॉस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। आगे एग्जांपल्स के तौर पे आप सिंपल देख सकते हैं कि एग्जांपल में क्या है कि जो पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, अगर एक पेंडुलम है जो कि आगे पीछे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को आप ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। या फिर मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग मूविंग अप एंड डाउन, एक मास है जो स्प्रिंग से अटैच है, वो ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। या फिर वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार, या फिर जो गिटार का वाइब्रेशन है आप उसकी बात कर लो। थोड़ा आप देखिए जो एग्जांपल्स की हम बात कर रहे थे ना, तो इसने पेंडुलम की बात की, तो पेंडुलम की बात इसने किया है, तो चलिए एक हमने बना दिया, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने मान लिया कोई रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, और एक पेंडुलम जो था ऐसे लटका हुआ था यहाँ पे। ये पेंडुलम सस्पेंडेड है किसी से बांध के। हमने डॉटेड दिखा दिया तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। चलो इसको डार्क कर देते हैं, सॉरी, चलिए इसको डार्क कर देते हैं। ये हो गया डार्क। ठीक है, अब हमने किया क्या, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और डिस्प्लेसमेंट दे के यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। ये जो बॉब आपका था या फिर जो बॉल था, ठीक है ना, तो आप बोलोगे ठीक है यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा
उसके बाद देखिए होगा क्या इसके साथ। ये एक्सट्रीम, सॉरी, अब ये पोजीशन है कुछ इसकी, ठीक है, और हमने इसमें एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। अब देखिए इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। जब ये बॉब एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ कर दिया, तो पहले तो फोर्स को आप देखिए। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल आपका है थीटा, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा mg, अगर इसका मास m है तो, ठीक है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसको आगे डॉटेड करके बढ़ाओ, तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट आपका मिला इस डायरेक्शन में, और ये आपका हो गया mg cos ऑफ थीटा। mg का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा जस्ट इस डायरेक्शन में, और ये आपका हो गया mg sin ऑफ थीटा। अब जरा देखिए mg cos थीटा, और ऑब्वियस सी बात है चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसमें कोई ना कोई टेंशन एक जनरेट हुआ होगा, ये हो गया टेंशन। तो t जो होता है ये तो बैलेंस हो जाता है mg cos ऑफ थीटा से, ठीक है ना। टी और mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं मिला, और mg sin थीटा है क्या, देखो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ना, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, दिस इज द लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे कि mg sin थीटा जो है वो इसी लाइन की तरफ एक्ट हो रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इधर ही एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम आपसे पूछें, अच्छा बताओ यार कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे यार कि रीस्टोरिंग फोर्स में तो हम वही फोर्स लेते हैं ना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट होता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा, जो किधर एक्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो यही आपका हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा, ये आपका हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमने इधर कर दिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसके अबाउट ये मूव करेगा, फिर इधर ही आएगा, लेफ्ट में एक्सट्रीम पे आएगा इधर कहीं, ठीक है। इसी के अबाउट क्या करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। तो एग्जांपल में ये पेंडुलम का दिखाया था। दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात की गई थी, वो भी हम जरा देख लेते हैं कि स्प्रिंग से कोई ब्लॉक बंधा हुआ है उस केस में कैसे सीन बनेगा। तो चलिए हमने मान लिया कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। और हमने यहां पे ये एक स्प्रिंग ले रखा है, और स्प्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये m मास का ब्लॉक है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। स्प्रिंग को ना तो हमने खींचा है ना तो स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, कुछ नहीं किया, मतलब ये नेचुरल लेंथ पे है। इसकी लंबाई हम l मान लें, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, किसी स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे तो ब्लॉक इधर जाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन होगा, एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग के अंदर। तो अगला डायग्राम अपना क्या बनेगा, कब लोग यार कि अगले डायग्राम में जो अपना स्प्रिंग होगा वो एक्सपेंड हो चुका होगा, वो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो चुका होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो ब्लॉक यहाँ पे था, ये ब्लॉक अब यहाँ न रह के थोड़ा सा आगे आ चुका है, तो ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ चुका है। किसकी वजह से ब्लॉक यहाँ पे आया है, तो आप बोलोगे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, उसी की वजह से। और ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन, कितने का एक्सटेंशन आया है, तो चलो ये जो एक्सटेंशन है हमने कितने का मान लिया, x का मान लिया, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या, आपने जैसे हुक्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा, तो इस केस में जो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है x के, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में Fr, और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम हटाएंगे वैसे ही ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी जो है दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये तुरंत इसको इधर लेके आएगा। अब ब्लॉक वापस लौटते समय यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, ये इनर्शिया की वजह से लेफ्ट में चला जाएगा। तो अगला सीन जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो उस केस में, सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, अगले केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग सॉरी ये ब्लॉक इधर आएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हुए आएगा, ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये ब्लॉक कहीं, आई थिंक ये ब्लॉक ये यहाँ पे आ चुका होगा। तो चलिए ये ब्लॉक आपका आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया,
ठीक है ना। और इस केस में स्प्रिंग क्या हो चुकी होगी, ये कंप्रेस हो चुकी होगी। तो कितनी कंप्रेस हुई है, यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो उतना ही अमाउंट ये कंप्रेस होगी। तो जब कंप्रेशन इधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में, तो जहां भी एक राइट की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा होगा Fr, ठीक है ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। आप यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में एक्ट हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट में हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स राइट में एक्ट हुआ। तो फाइनली ये ब्लॉक जो है ना, इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो एक तो एग्जाम्पल मुझे आपका दे रखा है, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स की बात की गई है पिछले स्लाइड में, ठीक है। बाकी एक गिटार का दे रखा है कि वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, यानी गिटार के स्ट्रिंग को आप थोड़ा सा ऐसे छेड़ के छोड़ दो तो वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीलेशन बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीलेशन जब भी होगा तो पाथ ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट करेगा और अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, ठीक है ना। उस सर्टेन टाइम इंटरवल को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। अब हम बात करते हैं ये ऑक्सीलेशन के बारे में, तो हम जान लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन आखिरकार क्या होता है। तो आप देखिए, नाम से ही क्लियर है, यानी ऐसा मोशन जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, वो बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो यहां भी वही सब कुछ आपको दिख रहा है कि ओके, एनी टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि जो मोशन होगा वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है ना, कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। उस मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। साथ ही साथ एक चीज और यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये थोड़ा सा देखिएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑक्सीलेटरी। यानी कि आपका अगर ऑक्सीलेटरी मोशन है तो वो पीरियोडिक मोशन तो होगा। अभी हमने देखा ना पीछे कि ऑक्सीलेशन हो रहा है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में बार बार वो रिपीट होगा, इसका मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। लेकिन पीरियोडिक मोशन है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, ठीक है ना। पीरियोडिक में सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कौन सी कंडीशन है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा आगे भी डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होते, होते हैं बहुत सारे पीरियोडिक मोशन है जो ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप देखेंगे पीछे जो हमने देखा था ना ऑक्सीलेटरी मोशन, वो पीरियोडिक था। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन टाइम में हो रहा है। इसका मतलब कि वो ऑक्सीलेटरी मोशन भी आप उसको बोल सकते हो, उसको आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो, उस पर्टिकुलर केस को, जो भी हम एग्जांपल्स देखे पेंडुलम का और ब्लॉक का, स्प्रिंग ब्लॉक का। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। कंडीशन की अगर बात करें पीरियोडिक मोशन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन तो इसकी है कि द मोशन मस्ट रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, यानी मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे। द पाथ मे और मे नॉट इन्वॉल्व एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बड़ी कमाल की बात है, यानी कि जो पीरियोडिक मोशन होता है ये जरूरी नहीं कि किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट हो। यार जब इक्विलिब्रियम पोजीशन का होना जरूरी नहीं है फिर तो रिस्टोरिंग फोर्स की हम बात ही नहीं करेंगे ना, हाँ, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे बोल रहा है कि पीरियोडिक मोशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, वहां पे आपको सारा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स में यहाँ पे दे रखा है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जो कि आप जानते हैं कि 24 आवर्स में एक चक्कर अपने एक्सिस के अबाउट लगाती है हर 24 घंटे पे, यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी 24 घंटे इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। दूसरा, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। अब देखिए कमाल की बात इसमें ये है ना कि ये सारे मोशन पीरियोडिक तो हैं लेकिन ये ऑक्सीलेटरी नहीं है। ये जो सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, कैसे ऑक्सीलेटरी नहीं है तो समझिए। जैसे मान लिया कि चलिए ये हमारा अर्थ है, हमने मान लिया दिस वन इज अवर अर्थ। एक मिनट, चलिए ये हमारा अर्थ हो गया। लेट अस सपोज दिस वन इज द अर्थ, ये हमारी
ये अर्थ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स वगैरह रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट है और ये यहाँ से हम यहाँ गए और मान लिया कि r डिस्टेंस पे एक और प्लेनेट है, सैटेलाइट है सॉरी, जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चक्कर लगा रहा है तो उसका पाथ हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो चलिए उसका पाथ हमने ड्रॉ किया और उसका पाथ जो है वो कुछ, सॉरी अभी थोड़ा, उसका पाथ कुछ ये है, ठीक है। अब देखिए सारा से यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और ये इसी पाथ पे बार बार एक सर्टेन टाइम के बाद चक्कर लगाता रहेगा। जैसे एक चक्कर कंप्लीट किया और मान लेते हैं कि टी टाइम में कंप्लीट किया उसने, कैपिटल टी टाइम में, और फिर जो दूसरा चक्कर होगा उतने ही टाइम में कैपिटल टी टाइम में कंप्लीट करेगा। यानी कि ये एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या कोई रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज अगर ये मूव कर रहा है तो हमेशा इसका मोशन जो एंटी क्लॉकवाइज ही है। ऐसा तो नहीं है ना किसी फोर्स की वजह से मोशन क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है। आप इसको बोलेंगे कि दिस इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है बट नॉट ऑक्सीलेटरी। ठीक है ना, ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑक्सीलेटरी नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बीन पोजीशन की बात नहीं हो रही है, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। और हाँ, पीरियोडिक मोशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो कि इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दे, पॉइंट को ए नाम दे दे। अगर फर्स्ट चक्कर में यानी पहले रिवॉल्यूशन में अगर इस प्लेनेट ने इस पॉइंट को v वेलोसिटी यानी v स्पीड के साथ क्रॉस किया है ना, तो दूसरे चक्कर में भी इसको v स्पीड के साथ ही क्रॉस करेगा, तीसरे में भी v स्पीड के साथ ही क्रॉस करेगा। ठीक है ना, अगर हम आइडियल पीरियोडिक मोशन की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि इसकी एनर्जी वगैरह कहीं लॉस नहीं होने वाली है। तो ये तो पीरियोडिक के बारे में था कि अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट और किसी सैटेलाइट का अर्थ के अबाउट जो भी रोटेशन होगा। बाकी आप सर्कुलर मोशन वगैरह आप देखेंगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर वो मोशन हो रहा है, हर एक रिवोल्यूशन में अगर एक सेम टाइम लग रहा है, पाथ तो बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे और हर एक चक्कर में टाइम भी सेम लग रहा है, तो वो टाइम आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। साथ ही साथ एक सर्टेन पीरियड में जो कि ये मोशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो आपने देखा कि पीरियोडिक है लेकिन ऑक्सीलेटरी नहीं है। लेकिन पीछे वाले केस में हमने देखा था कि ऑक्सीलेटरी था तो पीरियोडिक भी था। इसका मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ सबसेट ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको एसएचएम बोला जाता है शॉर्ट में, एसएचएम। और हमें देखिए तो मेन हम इसी के बारे में पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ही पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए सारा तामझाम अब तक किया गया। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हम देख रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो देखिए, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा आपका, तो पहली बात तो ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा वो आपका पीरियोडिक होगा, यानी कि वो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, पीरियोडिक के साथ साथ वो और क्या होगा, ये ऑक्सीलेटरी भी होगा। ये भी आप याद रखिएगा, यानी कि ऑक्सीलेटरी है, पीरियोडिक है और उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस वगैरह ऐड कर दी जाए तो वही होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वो स्पेशल कंडीशन क्या क्या है वो जरा हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ये ऑक्सीलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है when the restoring force is directly proportional to the displacement, जो directly proportional to the displacement होता है from equilibrium position and act opposite to it. The motion follows sinusoidal pattern। इसका मतलब होता है कि साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है ना, इसका ये मतलब है ना कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वगैरह का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक साइन या कोसाइन के फॉर्म में ग्राफ बनता है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे वेलोसिटी वगैरह के जो ग्राफ बनेंगे वो भी साइन और कोसाइन के फॉर्म में बनेंगे। इसलिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं। जब आगे मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे आएंगे इसके तो वहाँ पे ये सब चीजें आपको डिटेल में समझ आएंगी।
फिलहाल अभी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करेगा, आप बोलोगे अरे यार ऑक्सीलेटरी मोशन में भी तो यही हो रहा था ना, ऑक्सीलेटरी मोशन में भी क्या हो रहा था, हमने जो देखा था ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन में हमने क्या देखा था कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा Fr, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे यार कि यहां पर भी तो आप वही बात कर रहे हो, तो इसमें अलग क्या है, एसएचएम में भी तो यही बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए एसएचएम की डेफिनेशंस में अब देखेंगे तो वही चीज लिखी है, ऑक्सीलेटरी मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्ट अपोजिट टू इट। तो फिर यहां पे ऐसा स्पेशल क्या है, अब बोलोगे देखो ऑक्सीलेटरी मोशन में जो सीन होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा Fr, ठीक है ना, Fr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये डिस्प्लेसमेंट का पावर n, और ये n जो होता है ना ये ऑड नंबर होता है। यानी कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी पावर हो, और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस टाइप का रिलेशन है। कहने का मतलब जैसे हमने बोल दिया कि F इज इक्वल्स टू -20x³, इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो बताओ ये कैसा मोशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा का सारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और साथ ही साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीलेटरी मोशन है, ठीक है। लेकिन देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका एक स्पेशल केस होता है, वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के पावर 1, ठीक है ना, और इसीलिए तो हम लोग इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब इसकी थोड़ा नेमिंग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, सिंपल हमने शब्द क्यों यूज किया, सिंपल हमने शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि देखो n ऑड है, और सबसे सिंपल यानी सबसे छोटा ऑड नंबर क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे n इक्वल्स टू 1 कर लो ना, इसलिए हमने बोल दिया सिंपल। हार्मोनिक हमने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे अभी हमने देखा कि साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं, यानी साइनसोइडल पैटर्न इसमें फॉलो होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं ना उनको हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है, इसलिए आ गया सिंपल शब्द। कहां से, क्योंकि n बराबर 1 लेके चल रहे, हार्मोनिक कहां से आया, क्योंकि साइन और कोसाइन के फंक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे ग्राफ बनेंगे, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो वेलोसिटी होगा उसके टाइम के साथ जो रिलेशन होगा वो साइन और कोसाइन के पैटर्न पे होगा। साथ ही साथ ये एक मोशन है, तो इसलिए शब्द हमने जोड़ दिया यहाँ पे मोशन, तो इसलिए ये पूरा क्या बन गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन किस मायने में अलग है, ऑक्सीलेटरी मोशन में भी रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वहां पे पावर जो है ना वो ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पावर जो होगी वो 1 होगी। समझ में आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है इसमें हमेशा हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ का मतलब ये होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक आ गया माइनस के और ये एक्स, और ये हुक्स लॉ होता है, ठीक है ना। ये कौन सा लॉ होता है, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हुक्स लॉ फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे और देखा जाए तो साइन और कोसाइन के फंक्शंस, ठीक है, ये हमने देख लिया। द रिस्टोरिंग फोर्स फॉलो हुक्स लॉ, अभी तो हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या फॉलो करता है, तो हुक्स लॉ फॉलो करता है। द मोशन इज पीरियोडिक, मोशन पीरियोडिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड साइनसोइडल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। द सिस्टम हैज नो डैम्पिंग, कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपका ऑक्सीलेटरी मोशन में ही एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और कुछ स्पेशल केस लगा दिया जाए तो वही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा। द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है जब एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है जितना एक्सट्रीम पे पहले जाता था इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमेशा उतनी दूर जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे
ये हमारा आपका पेंडुलम हो गया। थोड़ा सा एक फर्क यहाँ पे हम यहाँ पे एक और आपको बताना चाहेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन में और एसएचएम में। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हमने किया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कर दिया ये एक्स। अब ये पेंडुलम कुछ यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। ये मान लेते पॉइंट ओ है इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्सेस को हम रिजॉल्व करें, अभी हमने किया भी है, तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे आपका हो जाएगा mg, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आपका हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। अब देखिए mg साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन इसकी mg साइन थीटा की कुछ ये है। जो mg साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये इसके अबाउट है ना, इसके अलॉन्ग है ना, सॉरी। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहाँ पे है ना, लेकिन अब देखेंगे कि mg साइन थीटा एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं है, थोड़ा सा उसके नीचे से जा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, अब बोलोगे यार कैसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे शायद हमको लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन यही अगर डिस्प्लेसमेंट हम लेट अस सपोज कम करते, अगर डिस्प्लेसमेंट कम करते, आप देखिए कि अगर सीन कुछ ऐसा होता कि ये आपका पेंडुलम है और डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम ही किया है, यानी इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया थीटा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका हो गया mg, और जो mg का mg साइन थीटा होगा ना, देखिए अब ये आपका mg साइन थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आपको दिख रहा होगा, समझ में आया। तो अगर थीटा स्मॉल है, यानी कि थीटा अगर स्मॉल है, तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, SHM कहलाएगा। ये जो इधर लेके गए हैं ना, ये इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। अभी डेफिनेशन हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा है, तो हमेशा इतनी दूर जाएगा राइट की तरफ। लेफ्ट में भी ये इतनी ही दूर जाएगा, मतलब उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा ए के बराबर रहेगा, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे थीटा स्मॉल नहीं है, ये थीटा क्या है, थीटा इज नॉट स्मॉल, नॉट स्मॉल। तो क्या ये ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है, ये ऑक्सीलेटरी मोशन तो है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो मोशन है, ये मोशन आपका ऑक्सीलेटरी भी है, यानी ये आपका ऑक्सीलेटरी, सॉरी, ये ऑक्सीलेटरी मोशन भी है, साथ ही साथ कैसा है, ये SHM भी है, ठीक है ना, ये दोनों है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इस केस की, तो आप बोलोगे कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन तो है, लेकिन ये क्या SHM है, तो नहीं, ये SHM नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा है, और एंगल बहुत ज्यादा होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, वो बीन पोजीशन की तरफ नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तरफ। इसलिए SHM होने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका स्मॉल होना जरूरी है। तो इसलिए आप देखेंगे आगे चल के आगे के लेक्चर्स में हम जब भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे या फिर कोई डेरिवेशंस करेंगे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा स्मॉल मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे ये हमने देख ही लिया, द मोशन इज पीरियोडिक एंड साइनसोइडल, द सिस्टम हैज नो डैम्पिंग, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अभी हमने बताया नहीं, अभी देखेंगे। एम्पलीट्यूड आप जान गए। अब कुछ कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं हम लोग। मेन चीजें तो हम जान गए, और कुछ डेफिनेशन से पीरियोडिक मोशन अभी हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ये टाइम पीरियड, यानी कि द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज टाइम पीरियड, यानी वो मिनिमम टाइम पीरियड जिसके बाद मोशन अपने आप को खुद को रिपीट करे, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को देखो, इसको कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल टी से। इस पूरे चैप्टर में हम कैपिटल टी से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब लोग स्मॉल टी से क्यों नहीं, तो स्मॉल टी से हम इसलिए नहीं करेंगे ना, क्योंकि स्मॉल टी से हम इंस्टेंटेनियस टाइम को, यानी इंस्टेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे चौथे सेकंड में क्या हो रहा है, पांचवें सेकंड में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी। और कैपिटल टी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम पीरियड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड है तो आप इसके यूनिट की बात करोगे तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी सेकंड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ रिपीटेशन, आप नंबर ऑफ रिपीटेशन कह लो, या फिर ये कह लो कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिपीटेशन भी कह सकते हो, या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन,
ये भी आप कह सकते हो, यानी 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन हुआ उसी को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसकी आप यूनिट की बात करोगे ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है, देखो फ्रीक्वेंसी को पहली बात तो ये कि इसका सिंबल ये सब जानते रहिएगा, स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू होता है 1/t यानी टाइम पीरियड। तो अगर इसके यूनिट की बात करें तो टाइम का सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड और ये पावर -1, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे, ये HZ, ये SI यूनिट होता है आपका किसका, फ्रीक्वेंसी का, SI यूनिट, ठीक है ना। तो हम इसी को हर्ट्ज लेके चलेंगे हमेशा, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसा है, बहुत लड़के ये सोचेंगे सर ये कैसे है, F इक्वल्स टू 1/t, तो ये यूनिटरी मेथड से आता है, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसे सोचो ना कि यार टी टाइम में कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है, आप बोलोगे यार कि 1 ऑक्सीलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि टी तो टाइम पीरियड है ना, टी सेकंड में 1 ऑक्सीलेशन, तो हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आप बोलोगे टी सेकंड में 1 है, तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाएगा 1/t, और इसी 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो 1/t इक्वल्स टू क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेटरी मोशन, वो फिर से वही डेफिनेशंस आ गई, डेफिनेशन वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये सब चीजें वही है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी की बात हो रही थी। देखिए एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड जरा हम देख लें कि एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज अ सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका ओके, यहां पे कोई ब्लॉक हमने रखा है, ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक जो है दाहिने गया, और ये ब्लॉक यहां पे आ गया, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती थी उसी को तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं ना, यानी इससे ज़्यादा उधर नहीं जाने वाला, ये आपकी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मीन पोजीशन। तो मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के जो बीच का सेपरेशन होता है ना, उसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट में अगर हम बात करें तो भाई एम्पलीट्यूड दोनों तरफ सेम होता है, ऐसा नहीं होगा कभी कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, नहीं, एम्पलीट्यूड जो होगा दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका, ए के बराबर होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी आपका v इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी। देखिए सब वेलोसिटी वगैरह का जो रिलेशन हम लोग जो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे वहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है, एक्सट्रीम पे 0 क्यों होती है, बीच में किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, सब सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे अब इतना ही जानेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर SHM वही है जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, इसमें लिखा हुआ है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने का हमने इसको रीजन भी आपको बता दिया कि किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां पे f इज इक्वल्स टू -k(x⁴n) की जगह पे 1 होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। हार्मोनिक शब्द क्यों यूज करते हैं, क्योंकि साइन और कोसाइन के फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शंस बोला जाता है, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक डिफरेंस होता है ऑक्सीलेटरी मोशन, और अभी आप सोचोगे यार किसके एग्जांपल्स के बारे में तो हमने जिक्र ही नहीं किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल्स वही है जो आपके ऑक्सीलेटरी मोशंस के हैं, बस कंडीशंस आप लगा दीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटे होंगे, छोटे डिस्प्लेसमेंट अगर हैं तो उस केस में ये कंडीशंस तक तो हम देख ही लिए थे। अगर डिस्प्लेसमेंट आपके छोटे हैं, हालांकि इसमें लिखा नहीं हमने, डिस्प्लेसमेंट्स अगर आपके छोटे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है तो उस केस में उसको बोला जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।